नमस्कार मित्रों, भूगोल के अध्ययन की श्रृंखला की अगली कड़ी में हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से 3 मेजर पार्ट हमने पढ़ लिए। जिसमें प्रथम पढ़ा था हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो उत्तरी भाग में अवस्थित है, दूसरा पढ़ा था मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और तीसरा पढ़ लिया था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। 2 पार्ट हुए हैं भौतिक प्रदेश में, जो कि आज हम अध्ययन करेंगे। जो कि दक्षिण वाले भाग में अवस्थित है। इधर वाले भाग में पड़ा था, यहाँ पे सह्याद्री पर्वत या पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला के पश्चिम भाग में तटवर्ती मैदान है। यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर अवस्थित है, और जस्ट दक्षिण भाग में इंडस ओशन, हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर और पूर्वी भाग में है वे बंगाल, बंगाल की खाड़ी। यानी कोस्टल लाइन के आसपास वाले क्षेत्र में, पूर्वी भाग में और पश्चिम भाग में, दोनों के आसपास मैदानी क्षेत्र है। इसे तो कहा जाता है पूर्वी तटवर्ती मैदान। और अरब सागर की तरफ वाले को कहा जाता है पश्चिमी तटवर्ती मैदानी भाग। अब इस तटवर्ती मैदानी भाग के पास में अलग अलग भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से तट के नाम से जाना जाता है? तो सबसे उत्तर हो जाएगा, उत्तर में पश्चिम भाग में काकरापार तट, ये शुरू होता है सर क्रीक गुजरात से। सर क्रीक भारत की पश्चिम सीमा का निर्धारण करता है। इससे लेकर के यह दमन तक विस्तृत है। महाराष्ट्र और गोवा का तट कहलाता है कोंकण तट। कोंकण तट गोवा तक। गोवा के दक्षिणी भाग में जो तट अवस्थित है उसे कहा जाता है कन्नड़ तट, या इसका दूसरा नाम मिलता है केरल तट। और केरल के आसपास का जो तटीय इलाका है उसे कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट। तमिलनाडु की तरफ कोरोमंडल तट अवस्थित है, जो कि पूर्वी तटवर्ती मैदान का सबसे निचला भाग है। कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के पास में जो तट है वो तट कहलाता है गोलकुंडा का तट। गोलकुंडा तट। इसका दूसरा नाम मिलता है काकीनाडा तट। काकीनाडा का तट। उड़ीसा के आसपास का तट है जो कहलाता है उत्कल का तट। उत्कल का तट, जो कि गंगा सागर तक अवस्थित है। और गंगा सागर से लेकर के गंगा नदी के डेल्टा तक, यानी सुंदरवन तक, वेंगा तट। प्रश्न पूछता है कि पश्चिम बंगाल के आसपास के तट को किस नाम से जाना जाता है? वेंगा तट के नाम से। उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है? उत्कल का तट। आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा तट या काकीनाडा तट। तमिलनाडु के आसपास का तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। और केरल के आसपास का तट मालाबार तट। वैसे मालाबार क्षेत्र मसाला उत्पादन के लिए अग्रणी है।
और यहाँ से मसालों का सर्वाधिक व्यापार होता है कोच्चि केरल से, कोच्चि बंदरगाह से। और भारत का मानसून प्रवेश, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश द्वार भी मालाबार तट से ही होता है। इसके उत्तर की बात की जाए तो कन्नड़ तट, कन्नड़ तट का दूसरा नाम मिलता है केंद्र तट, और ये कॉफी उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है। और गोवा और महाराष्ट्र के आसपास का तट कोंकण तट कहलाता है। और दमन क्षेत्र से लेकर के सरक्रिक के बीच वाला क्षेत्र काकरापार तट कहलाता है। काकरापार तट का नाम दूसरा मिलता है काठियावाड़ तट, काठियावाड़। वैसे काठियावाड़ के घोड़े भी प्रसिद्ध है। काठियावाड़ तट, ये तो हो गए तटवर्ती क्षेत्र। सरक्रिक से लेकर के दमन तक गुजरात का तट काठियावाड़ या काकरापार तट, और ये महाराष्ट्र गोवा का कोंकण तट हो गया, कर्नाटक का कन्नड़ या केंद्र तट, केरल का मालाबार तट। अब नेक्स्ट बात की जाए इनमें पाए जाने वाले प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। प्रमुख बंदरगाह, और इन तटवर्ती क्षेत्रों के अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। पहला है काकरापार, काकरापार या इसका दूसरा नाम मिलता है काठियावाड़ तट। अवस्थिति बात की जाए तो ये गुजरात राज्य में है। विस्तार की बात की जाए, विस्तार सरक्रिक गुजरात से लेकर के दमन तक, और इसके प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में। और इसकी क्या विशेषता है, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह। और इसकी एक विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भी यहीं पे आता है, कच्छ की खाड़ी में। और कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट दूसरे तटवर्ती प्रदेश की बात की जाए तो हो जाएगा कोंकण तट, कोंकण तट। विस्तार की बात की जाए कोंकण तट की, दमन से गोवा तक, दमन से गोवा। प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए इसमें तो एक तो हो जाएगा मुंबई, मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ शहर है, और ये भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह। व्यस्ततम बंदरगाह। सर्वाधिक व्यापार का आयात निर्यात मुंबई बंदरगाह से ही होता है। वैसे द्वीप पे बसा हुआ है, और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। इसके अलावा यहाँ पे मारमा गोवा बंदरगाह भी है गोवा के अंदर।
मारमा गोवा बंदरगाह। ये पड़ता है गोवा में और गोवा के नाम पे ही ये पर्यटन की दृष्टि से विकसित है, पर्यटन की दृष्टि से विकसित। वैसे गोवा में एक नदी है मांडवी नदी, और मांडवी नदी पे एक जल प्रपात है जो भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, दूध सागर जल प्रपात, दुग्ध सागर जल प्रपात। इसी तटवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट तट की बात की जाए, तीसरा कन्नड़ या केनरा तट। कन्नड़ भाषा के नाम पे हो गया और कर्नाटक में स्थित होने के कारण इसका नाम बढ़ गया केनरा तट। विस्तार की बात की जाए तो गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक। प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए, इसमें न्यू मंगलोर बंदरगाह है, न्यू मंगलोर बंदरगाह विख्यात है। और इस पे शरावती नदी, इस तटवर्ती क्षेत्र में शरावती नदी सागर में विलीन होती है, और शरावती नदी पे एक जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग या गरसोपा, गरसोपा जलप्रपात। इसका दूसरा नाम मिलता है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात। ऊंचा जल प्रपात। ये तो हो गया जोग या गरसोपा। दूसरा नाम क्या मिलता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसका एक और नाम मिलता है राजा रानी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात। न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात की जाए तो ये इसे कोपी बंदरगाह भी कहा जाता है, उपनाम मिलता है इसका कोपी बंदरगाह। और कोपी बंदरगाह नाम क्यों मिलता है? क्योंकि इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं बाबा बुदन की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियों पे भारत की सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कॉफी का उत्पादन किया गया था। और कॉफी हेतु यहाँ पे अनुकूल जलवायु भी है, क्योंकि ये पास में सागरीय जलवायु है। इस कारण यहाँ पे कॉफी का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, जो अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। और विश्व का कॉफी बंदरगाह की बात की जाए, विश्व का कॉफी बंदरगाह भी ध्यान रखना, विश्व का है सांटोस, जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट तटवर्ती क्षेत्र की बात की जाए तो चौथा है मालाबार तट, मालाबार तट। मालाबार तट से भारत का मानसून प्रवेश करता है।
इसका विस्तार की बात की जाए तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से, न्यू मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी। और विस्तारित राज्य की बात की जाए तो केरल राज्य। प्रमुख बंदरगाह कोच्चि। यहाँ पे कोच्चि शिपयार्ड भी अवस्थित है। कोच्चि का एक नाम मिलता है हमें, अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, कोच्चि केरल। इसके अलावा कोच्चि को मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है, मसाला बंदरगाह। और मालाबार तट कॉफी उत्पादन, मसाला उत्पादन के लिए अग्रणी है, मसाला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध। और इसके संदर्भ में बात की जाए तो भारतीय मानसून, भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश द्वार। और सर्वाधिक वर्षा भी इसी मालाबार क्षेत्र में होती है, इस मानसून के द्वारा सर्वाधिक वर्षा। ये तो हो गए पूर्वी बंदरगाह, सॉरी पश्चिमी बंदरगाह। और अब बात करेंगे हम पूर्वी बंदरगाह के बारे में। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह एवं तटवर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम ले लेते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की विशेषता है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता है, यह उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, जो कि शीतकाल में होती है, सामान्य नवंबर दिसंबर माह में। विस्तार की बात की जाए विस्तार हो जाएगा कन्याकुमारी से पुल्लिकट झील। ये भी कई बार प्रश्न पूछ रखा है कि पुल्लिकट झील किस राज्य में अवस्थित है, तो पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश। पुल्लिकट झील तक इसका विस्तार है। प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए एक तो हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह का उपनाम मिलता है मोती बंदरगाह, क्योंकि यह पर्ल कल्चर के लिए विख्यात है। पर्ल कल्चर, सर्वाधिक समुद्री मोती प्राप्त होता है, और समुद्री मोती प्राप्त होने के कारण इसका नाम पड़ गया मोती बंदरगाह। और ये अवस्थिति की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है।
मन्नार की खाड़ी भारत और भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। वैसे इसके दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। श्रीलंका को सियल द्वीप कहा जाता है। सिंहल द्वीप। कोरोमंडल तट की एक और विशेषता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात की जाए, अगला तट गोलकुंडा तट। या इसका दूसरा नाम मिलता है काकीनाडा तट। इसका विस्तार की बात की जाए तो विस्तार हो जाएगा पुल्लीकट झील से गोदावरी डेल्टा तक। पुल्लीकट झील से गोदावरी डेल्टा तक। इस क्षेत्र में विशाखापत्तनम बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये भारत का सुरक्षित एवं सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह। इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता। प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता। नेक्स्ट बात की जाए, अगला तट उत्कल का तट। उत्कल का तट। उत्कल का तट मुख्यतः विस्तार बात की जाए तो उड़ीसा राज्य में है। विस्तार गोदावरी डेल्टा से गंगा सागर तक। गंगा सागर तक। मुख्य बंदरगाह की बात की जाए तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का प्रसिद्ध है। पारादीप बंदरगाह। और पारादीप किस राज्य में है तो उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह लोहा निर्यात हेतु विख्यात है। क्योंकि झारखंड के आसपास के क्षेत्र में
लोहे का भारी मात्रा में उत्पादन होता है कच्चे माल के रूप में, और यहां से जापान को लोहा मशीनरी निर्माण हेतु भेजा जाता है, इसलिए ये लोहा बंदरगाह के नाम से भी विख्यात है। उपनाम लोहा बंदरगाह। लोहा या इस्पात बंदरगाह। और पश्चिम भाग में अंतिम तट बचा है वेंगा तट। वेंगा तट मुख्यतः विस्तार पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। विस्तार हो जाएगा गंगा सागर से सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ पे समुद्री वृक्षों की प्रधानता के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा, और इसे पृथ्वी की किडनी वृक्क या गुर्दे कहा जाता है। लवणोद्भिद वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में। और प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए यहाँ पे तो कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। प्रमुख बंदरगाह कोलकाता। इसे नदीय बंदरगाह भी कहा जाता, भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह। नदीय बंदरगाह 1911 से पहले यह भारत की राजधानी क्षेत्र था, इसलिए इसके और भी महत्व बढ़ जाता है। अब बात की जाए अगले टॉपिक द्वीपीय क्षेत्र की। कुल द्वीपों की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप हैं, लेकिन भारत के अधीन क्षेत्र में आने वाले द्वीप ही मुख्यतः हम इस पार्ट में बात करेंगे। भारत का द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश को दो भागों में बांटा जाता है, अरब सागरीय द्वीप अरब सागरीय द्वीपों की संख्या है 37, और दूसरा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप और इन द्वीपों की संख्या हो जाएगी 572 द्वीप। मुख्य द्वीपों की बात करेंगे, सारों की तो नहीं करेंगे। अरब सागर में द्वीप की बात की जाए तो एक हो जाएगा लक्षद्वीप, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और मूंगा चट्टानों से निर्मित होने के कारण इसे मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पन्ना द्वीप भी कहा जाता है, इसका उपनाम है पन्ना द्वीप, और लक्षद्वीप का उपनाम है मूंगा द्वीप। और इसे पन्ना द्वीप क्यों कहा जाता है? सदाबहार वनों की प्राप्ति के कारण। सदाबहार
वनों के विद्यमान होने के कारण। ये तो हो गए मुख्य द्वीपीय क्षेत्र। अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये भारत का क्षेत्र है और इधर देश हो गया म्यांमार। म्यांमार का एक द्वीपीय क्षेत्र है कोको द्वीप। कोको द्वीप इसके अलावा ये छोटे छोटे द्वीप हैं अंडमान के। उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट ये एक प्रकार की जल संधि है। म्यांमार को अंडमान से अलग करने वाली जल संधि कोको स्ट्रेट। अंडमान के भी 3 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लघु अंडमान। और इसके बाद वाले भाग में आता है निकोबार। अंडमान और निकोबार को विभाजित करने वाली एक संधि है जिसका नाम है डंकन पास। डंकन पास निकोबार के भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिसका ऊपरी भाग कार निकोबार, मध्यवर्ती भाग ग्रेट निकोबार, लघु निकोबार और दक्षिणी भाग ग्रेट निकोबार। और इसके दक्षिण में हो जाएगा सुमात्रा द्वीप और इनके बीच में है एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल। मध्य अंडमान और लघु अंडमान दोनों के बीच में एक अक्षांश है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अक्षांश, और इसी के नाम पे पड़ गया 10 डिग्री चैनल। किन किन को विभाजित करता है? लघु अंडमान को लघु निकोबार को लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला है 10 डिग्री चैनल। दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला है डंकन पास। यानी इसके 4 द्वीप हैं। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में तो हो जाएगा डंकन पास। दक्कन पास और लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये तो हो जाएगा कार निकोबार। कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल। ये हो जाएगा लघु निकोबार या मध्य निकोबार। और सुमात्रा द्वीप और निकोबार के बीच में हो जाएगा ग्रेट चैनल। अब इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। बेरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार में पाए जाने वाला सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। और एक सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम।
नारकोंडम, सुसुप्त ज्वालामुखी, अब बात करते हैं इनके संदर्भ में। लक्षद्वीप दूसरा पार्ट हो जाएगा, जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी अनेक द्वीपों में विस्तृत है, जिसमें प्रमुख चैनल है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। आठ डिग्री चैनल मालदीव को मिन्निकाय से पृथक करता है। मालद्वीप को मिन्निकाय से पृथक करता है। मालदीव को मिन्निकाय से पृथक करता है। यानी इस प्रकार से ये छोटे छोटे द्वीप हैं, नीचे हो गए मालद्वीप और लक्षद्वीप का दक्षिणी भाग है मिन्निकाय, और इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो किस नाम से जाना जाता है? 8 डिग्री चैनल के नाम से। दूसरे चैनल की बात की जाए 9 डिग्री चैनल, ये मिन्निकाय को केनानौर द्वीप से अलग करती हैं। मिन्निकाय को केनानौर द्वीप से पृथक करते हैं। यानी मिन्निकाय के जस्ट ऊपर वाले भाग में एक द्वीप है जिसका नाम है केनानौर, और इन दोनों के बीच में जो चैनल है वो किस नाम से जाना जाता है? 9 डिग्री। और 11 डिग्री चैनल केनानौर को अमनदीवी से अलग करता है। यह है केनानौर से अमनदीवी के बीच, अमनद्वीप इनके बीच में, यानी ये केनानौर द्वीप है और इसके जस्ट ऊपर वाले भाग में है अमनद्वीप। इनके बीच में सीमा का निर्धारण करता है। लक्षद्वीप के उपनाम की बात की जाए तो ये परवाल भित्ति के द्वारा निर्मित द्वीप है। परवाल भित्ति द्वारा निर्मित है। और परवाल भित्ति क्या होता है? समुद्री जीव होता है। समुद्री जीवों के जमाव के कारण उनमें चूना पदार्थ पाए जाते हैं, और वो जैसे ही मरते हैं तो ऊपर क्रम जमते जाते हैं और द्वीप क्षेत्र का निर्माण हो गया। इसलिए इसे मूंगा द्वीप भी कहा जाता है। मूंगा चट्टानों से निर्मित है मूंगा द्वीप। इसी के साथ हमारा भारत का भौतिक विभाजन टॉपिक कंप्लीट होता है।